हाय दोस्तों, आज फिर हम चर्चा करेंगे जेट के टॉपिक की, जिसका नाम है शुष्क कृषि, मतलब ड्राई फार्मिंग। जेट की दृष्टि से इसमें से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये टॉपिक, और छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा भी नहीं है। तो आप देखिए शुष्क कृषि क्या है, किस प्रकार हम इसको करते हैं। ठीक है बेटा जी, देखो शुष्क कृषि मतलब ड्राई फार्मिंग। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है। शुष्क है, शुष्क का मतलब वे क्षेत्र, शुष्क का मतलब ही क्या हो, वे क्षेत्र जहां पर बरसात की बिल्कुल ही क्या हो, कमी हो, वे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, शुष्क कहलाते हैं। और खेती का मतलब क्या होता है, मतलब फसलों को उगाना, मतलब जिन क्षेत्रों के अंदर पानी की बिल्कुल कमी होती है उन क्षेत्रों के अंदर फसल उत्पादन लेना, और उस फसल उत्पादन को लेने के लिए, उस फसल उत्पादन को लेने के लिए बहुत सारे प्रबंध करने चाहिए, ताकि अपने को क्या मिल सके, अच्छा फसल मिल सके। और इन क्षेत्रों में जो ये कृषि की जाती है उन्हें कहा जाता है शुष्क कृषि। देखो परिभाषा की बात करें तो सिंपल सी है, वे क्षेत्र जहां की वार्षिक वर्षा, वे क्षेत्र जहां की वार्षिक वर्षा का औसत, वार्षिक वर्षा का औसत कितना होगा, 750 mm से कम। वे क्षेत्र जहां की वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है, 750 mm से कम। उन क्षेत्रों में जल का, किसका, जल का क्या किया जाता है, उचित प्रबंध, क्या किया जाता है, उचित प्रबंध करके फसल उत्पादन लेना क्या कहलाता है, शुष्क कृषि कहलाता है। अब देखो ये तो परिभाषा हो गई शुष्क कृषि की, वे क्षेत्र जहां की वार्षिक वर्षा का औसत होगा वो कितना होगा, 750 mm से कम। इन क्षेत्रों में जो जल है उसका उचित प्रबंध करके फसल उत्पादन लेना क्या कहलाता है, शुष्क कृषि कहलाता है। अब देखो जो ये शुष्क कृषि वाले क्षेत्र होते हैं इनकी एक समस्या भी होती है, और ये समस्या क्या होती है, मुख्य रूप से यहाँ पर जो बरसात है वो तो होती है कम, मतलब कह सकते हैं जल की मात्रा क्या होगी, जल की मात्रा कम होगी। इन क्षेत्रों में जल की मात्रा तो क्या होगी, कम। और वाष्पीकरण की दर क्या होगी, ज्यादा। समझ में बेटा, इन क्षेत्रों में बरसात तो बरसेली कम, ठीक है बेटा, बरसात की मात्रा तो होती है कम, और वाष्पीकरण की मात्रा होती है या वाष्पीकरण की दर होती है ज्यादा। ठीक है, इन क्षेत्रों में प्रबंध करके क्या किया जाता है, फसल उत्पादन लिया जाता है। क्या लिया जाता है, फसल उत्पादन। इसलिए इन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है शुष्क कृषि कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आई। वे क्षेत्र जहां की वार्षिक वर्षा का औसत कितना हो, 750 mm से कम हो, उन क्षेत्रों में जल का उचित प्रबंध करके फसल उत्पादन लेना क्या कहलाता है, शुष्क कृषि कहलाता है। इन क्षेत्रों की मुख्य समस्या होती है बरसात या जल की मात्रा तो होगी कम, और वाष्पीकरण की जो दर होगी वो क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब अपने राजस्थान की बात करते हैं।
अपने राजस्थान में जैसे अपन ने पहले एक मानसून का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने बताया था राजस्थान की जो वार्षिक वर्षा है उसका जो औसत अपन ने माना था वो 575 mm माना था। भाई राजस्थान की वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? 575 मिलीमीटर। और यहाँ पर हमने शुष्क कृषि की परिभाषा में लिखा है वही क्षेत्र जहाँ की वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है 750 mm से क्या होगा कम, वे क्या हो जाएंगे? शुष्क कृषि वाले क्षेत्र हो जाएंगे। इसका मतलब है राजस्थान में और इसमें देखो फर्क नजर आ रहा है। इसका मतलब राजस्थान तो अपना करीब करीब शुष्क या फिर कह सकते हैं राजस्थान में तो अपन ज्यादातर क्या करते हैं? शुष्क कृषि ही करते हैं। अतः अगर एक आंकड़ों की माने, अगर राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आंकड़ों की मानी जाए तो ऐसा माना जाता है राजस्थान के लगभग 60 से 65% भूभाग पर, राजस्थान के लगभग 60 से 65% भूभाग पर क्या की जाती है? शुष्क कृषि की जाती है। क्या की जाती है? शुष्क कृषि की जाती है। कितने प्रतिशत भाग पर? 60 से 65% भाग पर क्या की जाती है? शुष्क कृषि की जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये शुष्क कृषि आवश्यक क्यों है, इसकी महत्वता क्या है, शुष्क कृषि हमें क्या प्रॉफिट दे रही है, इसके मतलब महत्व क्या है। देखो राजस्थान में पढ़ने का करीब करीब जो राजस्थान या राजस्थान में पढ़ देख रहे हैं 60 से 65% भूभाग पर शुष्क कृषि की जा रही है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो राजस्थान में पॉपुलेशन भी बहुत है और जो लोग यहाँ पर निवास करते हैं उनके लिए खाने के लिए भी क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन की आवश्यकता होती है तो भोजन भी कहां से प्राप्त हो रहा है? इन्हीं 60 से 65% जो भूभाग हैं इन्हीं से क्या हो रहा है? भोजन प्राप्त हो रहा है। इसलिए शुष्क कृषि का राजस्थान में बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। अब देखो एक आंकड़ों की माने तो ऐसा कहा जाता है राजस्थान के अंदर कुल खाद्यान्न, राजस्थान के अंदर कुल खाद्यान्न का लगभग 44% हिस्सा, राजस्थान के कुल खाद्यान्न का लगभग 44% हिस्सा कहां से प्राप्त होता है? अपने को इसी शुष्क कृषि से प्राप्त होता है। कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत? 44% जो भाग है या जो हिस्सा है वो कहां से मिलता है? शुष्क कृषि से मिलता है। अगर इसमें अकेले अपन गेहूं की बात करें, सिर्फ गेहूं की, तो अकेला गेहूं इन शुष्क क्षेत्रों से आता है लगभग 42%। अकेले गेहूं की बात करें तो शुष्क जो कृषि वाले क्षेत्र हैं उनमें से गेहूं कितना प्राप्त होता है राजस्थान को? 42%। अगर बात करें अपन तिलहन और दलहन की, तो तिलहन और दलहन इन शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों से आते हैं लगभग 70%। जो दलहन और तिलहन है वो कहां से प्राप्त होते हैं अपने को? इन शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों से। और अगर बात करें अपन मोटे अनाजों की तो ये इन्हीं शुष्क जो कृषि वाले क्षेत्र हैं इनसे ये मोटे अनाज आते हैं लगभग 75%। इसलिए हम कह सकते हैं राजस्थान में शुष्क कृषि का बहुत ही महत्व होता है। इनको आप नोट कर सकते हैं, एक बार आप लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अपनी सिंपल सी बात हुई कि शुष्क कृषि है क्या होती है और राजस्थान में इसका क्या महत्व होता है। इसी के एक शब्द और आता है इसी के अंदर, शुष्क के अंदर एक कभी कभी पूछ लिया जाता है शुष्क क्षेत्र कौन से होते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है क्योंकि इनमें ज्यादा डिफरेंट नहीं है। देखो उसमें लगाते हैं शुष्क कृषि, ये हो जाते हैं शुष्क क्षेत्र। शुष्क कृषि की बात आते ही वर्षा का अगर औसत पूछा जाता है तो अपन बताते हैं 750 mm से कम। लेकिन याद रखना अगर शुष्क क्षेत्रों की बात होती है जहां भी, तो शुष्क क्षेत्रों में वर्षा का जो औसत होगा वो होगा 400 mm
या 400 mm से कम, या तो कितना होगा 400 mm या 400 mm से कम, और वे क्षेत्र क्या कहलाएंगे, शुष्क क्षेत्र कहलाते हैं। अगर अपने राजस्थान में अगर बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे जो शुष्क स्थान है, एक बार जेट में ये भी पूछ लिया गया था, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन से जिले में स्थित है, या फिर पूछ लिया जाता है राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो अगर शुष्क स्थान की बात करते हैं तो फलोदी है, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा माना जाता है, फलोदी। और अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का शुष्क स्थान कौन से जिले में है, तो जिले का मतलब होता है, फलोदी कहाँ पर है, जोधपुर में, कहाँ पर है, जोधपुर में। और ये जो अगर काजरी की भी बात करें तो काजरी भी कहाँ है, इसी के अंदर मानते हैं, जोधपुर के अंदर ही मानते हैं, काजरी भी जोधपुर में है और आफरी भी किसी में है, जोधपुर के अंदर मानी जाती है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, काजरी का अपना जो बाजरा का है वो भी मंडोर जोधपुर के अंदर ही माना जाता है। अब देखो बेटा, अब इन शुष्क क्षेत्रों के अलावा अपन शुष्क कृषि कर रहे हैं, तो शुष्क कृषि करने के कुछ सिद्धांत होते हैं। शुष्क कृषि करने के क्या होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, तो वो सिद्धांत देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ शुष्क कृषि के सिद्धांत, देखो अपन को ये सबको पता है कि शुष्क कृषि के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या होगी किसकी, जल की, वाटर की, पानी की, तीनों एक ही है ना, इसी की सबसे बड़ी समस्या होती है। तो सबसे पहला इसके अंदर सिद्धांत काम करता है, वो होता है नमी संरक्षण का सिद्धांत। नमी संरक्षण का सिद्धांत पहला, इसका मतलब होता है जो भी अपने क्षेत्र हैं उनमें जितनी भी आपके पास नमी उपलब्ध है उसका संरक्षण करना, उसको बचाकर रखना। इसके अंतर्गत अपन क्या क्या कर सकते हैं, देखो नमी संरक्षण किस किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। सबसे पहला FYM का प्रयोग, हिंदी में जानते हो आप इसको, गोबर की खाद का प्रयोग, FYM फार्म यार्ड मैन्यूर है ना, गोबर की खाद का प्रयोग हमेशा। देखो गोबर की जो खाद होती है वो पोषक तत्वों के साथ साथ, भाई पोषक तत्व तो ये उपलब्ध करवाती है ही है गोबर की खाद, लेकिन इसके साथ साथ ये मृदा की भौतिक दशा में भी सुधार करती है, उसकी जल धारण क्षमता बढ़ाती है, जो वायु संचार है उसको भी बढ़ाती है, और जितनी भी जो मृदा के अंदर और जैसे अपने जो जीवाणुओं की अभिक्रिया है उसको भी ये बढ़ावा देती है, क्योंकि ये भी क्या है, एक भोजन का रूप है जो लाभदायक जीवाणु है उनके लिए। तो गोबर की खाद क्या करती है, मृदा की भौतिक संरचना भी बढ़ाती है, पौधों को क्या पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाती है। और यहाँ पर अपन ने कहा है नमी संरक्षण, मतलब अपने को जल धारण क्षमता बढ़ानी है। अब नमी संरक्षण के सिद्धांत का पहला ही है FYM का प्रयोग। अगर आपके पास हर साल अगर FYM उपलब्ध है तो आप डाल सकते हो, वरना शुष्क कृषि कहती है कि लगभग 3 साल के अंतराल पर, 3 साल के अंतराल पर एक बार लगभग 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में क्या डालनी चाहिए, FYM डालनी ही चाहिए। वो भी कितनी, 3 साल के अंतराल पर एक बार तो आपको 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से क्या डालनी है, FYM की खाद डालनी ही चाहिए। अब देखो इसका दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, ये तो पहला सिद्धांत हो गया आपका FYM का प्रयोग करना। दूसरा सिद्धांत नमी संरक्षण के अंदर ही दूसरा क्या कहता है, मल्चिंग का प्रयोग, मल्चिंग का प्रयोग। मल्चिंग
मल्चिंग को हिंदी में कहते हैं पलवारना। क्या कहते हैं मल्चिंग को? पलवार या पलवारना। देखो सीधी सी इसकी परिभाषा होती है, मृदा सतह को पेड़ पौधों की पत्तियों से या घास फूस से ढक देना ताकि मृदा सतह से नमी का ह्रास न हो, उसे क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं। और मल्चिंग करने से क्या होगा? जो मृदा सतह है उसमें से नमी का ह्रास नहीं होगा। इसी के अंदर, इसी मल्चिंग में एक और आती है डस्ट मल्चिंग। डस्ट मल्चिंग, डस्ट का मतलब होता है धूल, डस्ट मल्चिंग का मतलब होता है धूल। इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है जो मुख्य मृदा सतह है उसके ऊपर एक गौण मृदा सतह की परत बना दी जाती है। जो मुख्य मृदा सतह है उसके ऊपर क्या बनाएंगे? दूसरी मृदा की या गौण मृदा की क्या बनाते हैं? एक 5 सेंटीमीटर मोटी क्या बना देते हैं? परत बना देते हैं। क्या बना देते हैं? परत बना देते हैं। इसका भी एक कारण होता है, ये परत क्यों बनाई जाती है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो 5 सेंटीमीटर तक मृदा के अंदर जाती है और वहां तक का जो जल होता है उसको वाष्पीकरण के साथ अपने साथ ले जाती है। 5 सेंटीमीटर अगर गौण मृदा की अपने परत बनाई है तो जो नमी ह्रास होगी वो इस 5 सेंटीमीटर की होगी, बाकी की जो अपनी मुख्य मृदा है उसकी नमी संरक्षित रहेगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? डस्ट मल्चिंग कहते हैं। डस्ट का मतलब होता है धूल और मल्चिंग का मतलब वही होता है मुख्य जो मृदा सतह है उसको ढकना। तो ढक किससे रहे हैं? 5 सेंटीमीटर दूसरी मृदा की परत से। ठीक है बेटा, अब ये तो एक हो गया आपका नमी संरक्षण के सिद्धांत में चल रहा है। इसके बाद में देखो इसी के अंदर और आता है रसायनों का प्रयोग। किसका प्रयोग? तीसरा, रसायनों का प्रयोग। कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो नमी को संरक्षित रखते हैं। नमी को क्या करते हैं? संरक्षित रखते हैं। जैसे, और आपको ये भी पता है नमी का जो ह्रास होता है वो अधिकतर पौधों के ऊपर निर्भर करता है। जिस मृदा में पौधों की या वनस्पति की संख्या ज्यादा होगी उस मृदा से नमी का ह्रास भी उतना ही होगा, क्योंकि पौधे अपने जो दैनिक उनके कार्य हैं उनके अंदर उनको किन की आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। और पौधे जो जल है वो सीधा मृदा से ग्रहण करते हैं। वो मृदा से ग्रहण करेंगे तो मृदा के अंदर जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब ये ऐसे रसायन होते हैं जो इन पौधों से, ये मृदा से पौधे हैं जो ले तो लेते हैं पानी को, लेकिन उसके ह्रास को ये रोकते हैं, उसकी दर को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जैसे पर्णरंध्र बंद करने वाले, पर्णरंध्र बंद करने वाले पदार्थ, कौन से? पर्णरंध्र बंद करने वाले पदार्थ। कुछ देखो, पौधा जो होता है वो सबसे ज्यादा जो जल का नुकसान करता है, ह्रास करता है, वो पर्णों के द्वारा करते हैं। और पर्ण जो होते हैं पत्तियां होती हैं। पर्ण का मतलब पत्तियां, पत्तियों के अंदर रंध्र पाए जाते हैं और उन रंध्रों से जल का ह्रास होता है। कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग अगर हम पौधे की पत्तियों पर करें तो वो क्या करते हैं? इन पर्णरंध्रों को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। जैसे ही ये पर्णरंध्र बंद होंगे जल की हानि कम हो जाएगी। जल की हानि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर जल की हानि कम होगी तो पौधे मृदा से जल ग्रहण नहीं करेंगे, और पौधे मृदा से अगर जल ग्रहण नहीं करेंगे तो मृदा में भी जल की क्या होगी? नमी बनी रहेगी। जैसे इसके उदाहरणों की बात करें तो जैसे आपका PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, PMA, एट्राजीन और ABA, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? पर्णरंध्रों को बंद करते हैं। कौन कौन से? PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, एट्राजीन और ABA। ABA आप सभी जानते हो एक हार्मोन है। एट्राजीन भी आप जानते हो ये क्या है? खरपतवार नाशी है, जो आपके आपके जो मक्का है, बाजरा है, उनके अंदर काम में ली जाती है।
अब इसके अलावा ये तो पर्णरंध्र बंद करने वाले पदार्थ हो गए, इसके अलावा और भी पदार्थ होते हैं, जैसे पत्तियों पर मोटी परत बनाने वाले कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पत्तियों के ऊपर मोटी परत बना देते हैं। पत्तियों के ऊपर क्या बना देते हैं? मोटी परत बनाते ही क्या होंगे, ये पर्णरंध्र फिर से क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे इसका उदाहरण की बात करें तो जैसे मोबिलिक और मोम, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों की पत्तियों पर क्या बनाते हैं? मोटी परत बना देते हैं। जैसे मोबिलिक है आपका, मोम है, इनका प्रयोग भी किस में कर सकते हैं? अपन पौधों की पत्तियों के ऊपर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप। आगे चलते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं प्रकाश परावर्ती पदार्थ। प्रकाश परावर्ती पदार्थ आपने देखा होगा, ये भी मानते हैं, जैसे बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और उस समय जल की हानि होती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश को वापस उसी दिशा में भेज देते हैं, मतलब परावर्तित कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसका मतलब जो प्रकाश है वो पौधे तक पहुंचेगा, लेकिन वहां से वो उसी दिशा में या दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाएगा, जिस कारण भी जल की हानि कम होगी। जैसे अपन मानते हैं, जैसे अपने लूएं चलती है, गर्म लू चलती है, उस समय पौधे झुलस जाते हैं। क्यों झुलस जाते हैं? क्योंकि उस समय पौधे में पानी की मात्रा की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, और वो किस कारण होती है? जो लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है, उसके कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? प्रकाश को परावर्तित करते हैं। जैसे केओलिन चूना, ये ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? जो प्रकाश है उसकी किरणों को वापस क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। एक और है अनावश्यक वृद्धि रोकने वाले पदार्थ। अनावश्यक वृद्धि रोकने वाले पदार्थ, कभी कभी आपने दोस्तों देखा होगा, पौधे की अपन जब काट छांट करते हैं या फिर काट छांट नहीं करते हैं तो पौधे की एक शाखा से कई शाखाएं निकलती है, उनकी अनावश्यक वृद्धि होती है। और जब ये शाखाएं निकलेंगी तो इन पर पत्तियां भी आएंगी, पत्तियां आएंगी तो वो भी जल की क्या करेगी? ह्रास करेगी, जल को क्या करेगी? उड़ाएगी, वातावरण में जल को कम करेगी। अगर पौधे का कुछ पत्तियां हो, ज्यादा न होकर कम होंगी, तो जल की हानि भी क्या होगी? कम होगी। और अगर पौधे के अंदर अनावश्यक वृद्धि होगी तो जल की मात्रा भी अनावश्यक रूप से जाएगी। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इन अनावश्यक जो ये वृद्धि होती है इसको वहीं पर रोक देते हैं। जैसे सी मतलब इसको कहते हैं साइकोसेल। ये ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो पौधों के अनावश्यक वृद्धि को क्या कर देता है? एकदम रोक देता है, जिस कारण क्या हो जाता है? जल की हानि कम होती है। ये तो हुआ आपका नमी संरक्षण का सिद्धांत। नमी संरक्षण के अंदर अपन ने पढ़ा सबसे पहले FYM का प्रयोग करना। FYM का मतलब हो गया वर्ष में अगर प्रत्येक वर्ष न हो सके तो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में एक बार लगभग 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से किसका प्रयोग करना चाहिए? FYM का मतलब गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पढ़ने पड़ा भाई मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए। मल्चिंग का मतलब हो गया
जो मृदा सतह है उसको पेड़ पौधों की या घास फूस की पत्तियों से क्या कर देना, ढक देना, ताकि नमी बची रहे। तीसरा अपन ने उसी मल्चिंग में पढ़ा था डस्ट मल्चिंग। डस्ट मल्चिंग का मतलब हो गया जो मुख्य मृदा सतह है उस पर गौण दूसरी मृदा सतह की 5 सेंटीमीटर मोटी क्या बना देते हैं, परत बना देते हैं। फिर रसायनों का प्रयोग, रसायनों के प्रयोग में अपन ने पढ़ा है सबसे पहले पर्णरंध्र बंद करने वाले पदार्थ, जो पौधों की जो पर्णरंध्र है उनको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा उसके अंदर जैसे पीएमए है, बीए है और एट्राजिन है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा पत्तियों पर मोटी परत या फिल्म बनाने वाले पदार्थ, जो पौधों की पत्तियों पर क्या बनाए, मोटी परत बना दे, जैसे मोबिलिक है आपका, मोम है आपका। उसके बाद में अपन ने पढ़ा प्रकाश परावर्ती पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन कर देते हैं, जैसे आपका केओलिन चुनना है। फिर आपने पढ़ा अनावश्यक वृद्धि को रोकने वाले पदार्थ, वे पदार्थ जो अनावश्यक वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, जैसे CCC मतलब साइकोसेल। अब इसके अलावा और भी कुछ सिद्धांत हैं जो इस शुष्क कृषि में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जो सिद्धांत माने तो अपने खुद के होते हैं, कर्षण क्रियाओं के, कर्षण क्रियाओं के। किस प्रकार से आप कृषि क्रियाएं कर रहे हो, किस प्रकार से आप क्या कर रहे हो, कृषि क्रियाएं कर रहे हो, किस प्रकार की आपने वैरायटी चुनी है, किस प्रकार की फसल आप उगा रहे हो, किस प्रकार से आपने उसके अंदर जुताई की है, ये सारी सारी इस पर डिपेंड करती है। कर्षण क्रियाओं में जैसे आप जानते हो भाई, फसलों का चयन, फसल ऐसी होनी चाहिए जिसको कम पानी की आवश्यकता हो, क्योंकि अपन ने कहा इन क्षेत्रों में वैसे ही जल की कमी है, और जल की कमी है तो अपन जो यूज करेंगे फसलें उनका चयन भी ऐसे का करेंगे जिनके अंदर क्या हो, पानी की कमी हो। पानी की फसलों के अंदर कमी नहीं, मतलब जो पानी को कम चाहे, कम पानी चाहे और आसानी से अपना उत्पादन दे दे, उसी के अकॉर्डिंग किस्म भी होती है। किस्में भी ऐसी होनी चाहिए जो मतलब प्रतिकूल मौसम को भी सहन कर सके, सूखा पड़ने पर आसानी से उग सके। बुआई का, जुताई का, कटाई का इनका समय भी निर्भर होता है शुष्क कृषि के अंदर, है ना। कीटनाशकों का प्रयोग, आपके जैसे बीज दर का प्रयोग। अब देखो, हाँ यहीं से बीज दर, ये भी पहले एक बार पूछ लिया था, बीज दर, ये कुछ 2-4 टॉपिक है या 2-4 ऐसी बातें हैं इसमें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे बीज दर, अब आपसे कभी पूछ लिया जाए शुष्क कृषि में सामान्य से बीज दर रखी जाती है, तो याद रखना शुष्क कृषि में सामान्य से जो बीज दर होगी वो 10 से 15% अधिक होगी। क्या होगी, अधिक, ठीक है बेटा। शुष्क कृषि के अंदर जो बीज दर होगी वो हमेशा कितनी होगी, 10 से 15% अधिक होगी। इसका कारण है, क्यों रखते हैं ये भी आप सुन लीजिए। कारण यह है क्योंकि इन क्षेत्रों में नमी की कमी होती है, तो इसका मतलब है अंकुरण की भी क्या होगी, कमी होगी, अंकुरण की कमी होगी। इसीलिए इसमें क्या कर देते हैं, 10 से 15% बीजों की अधिक मात्रा रखी जाती है। अब ये तो बीज दर की बात होगी, बीज दर कितनी रखनी चाहिए, 10 से 15% अधिक रखनी चाहिए। दूसरी बात, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या का मतलब है शुष्क कृषि के अंदर, देखो यहाँ पर दिमाग लगाना, बीज दर पढ़ने 10 से 15% अधिक रखी है, लेकिन पौधों की संख्या कभी भी अधिक नहीं होगी, यही क्वांटिटी रहेगी, 10 से 15% कम। पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 से 15% कम होंगी हमेशा, किसमें, शुष्क कृषि के अंदर। क्यों कम रखते हैं, क्योंकि नमी की तो क्या है यहाँ पर भी कमी है, इसलिए क्या रखते हैं, 10 से 15% क्या रखते हैं, इनकी मात्रा कम रखते हैं। हाँ, यहीं से एक बात और बता देता हूं, अगर आपको पूछ ली जाए उर्वरकों की मात्रा, मैंने यहाँ पर खाद नहीं लिखे हैं, उर्वरक लिखे हैं। खाद और उर्वरक में हमेशा फर्क होता है, ठीक है। उर्वरक अपन कहते हैं, उर्वरक जो होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। उर्वरक क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनको कारखानों में तैयार किया जाता है, जबकि जो खाद होता है वो हमेशा कार्बनिक पदार्थ होता है। अब यहाँ पर लिखा है हमने उर्वरकों की मात्रा, तो उर्वरकों की मात्रा भी शुष्क कृषि में सामान्य से, ये सब चीजें सामान्य से चल रही हैं,
शुष्क कृषि में सामान्य से बीज दर रखते हैं 10 से 15% अधिक, शुष्क कृषि में सामान्य से पौधों की संख्या रखते हैं 10 से 15% कम, शुष्क कृषि में उर्वरकों की मात्रा रखी जाती है लगभग आधी, लगभग क्या रखी जाती है, आधी, मतलब आधी रखेंगे तो क्या हो जाएगी, कमी होगी, लगभग क्या रखी जाती है, आधी रखी जाती है। ठीक है बेटा जी, ये याद रखना है आपको, बीज दर हमेशा अधिक रखते हैं, पौधों की संख्या कम रखते हैं और उर्वरकों की मात्रा भी क्या रखते हैं, कम रखते हैं। अब देखो इसी के अंदर और देखते हैं कुछ, कभी कभी सूखे की स्थिति बन जाती है, मैनेज भी करनी चाहिए। शुष्क कृषि में जैसे अपन लगाते हैं इसको मैनेज भी किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, मैनेज भी किया जाता है। और वो कैसे करते हैं, सूखा पड़ता है उसी प्रकार अपने को इस कृषि को भी संभालना पड़ता है, प्रबंध उसके अंदर करना पड़ता है। जैसे सूखा पड़ने पर जो ये पौधे होते हैं अपने फील्ड के अंदर, जैसे ये अपना फील्ड है, इसके अंदर ये पौधों की संख्याएं हैं, क्या है, ये पौधों की संख्या। सूखा पड़ने की स्थिति पर क्या किया जाता है, 1 by 1 एक पौधे को रखते हैं, दूसरा हटाते हैं, तीसरा रखते हैं, चौथा हटाते हैं, इसी प्रकार एक को रखना, दूसरे को उठाना, तीसरे को रखना, चौथे को उठाना, 1 by 1 इस प्रकार किया जाता है। अगर फिर भी आपको लगे कि अभी और सूखा पड़ने की कंडीशन है तो इनकी मात्राओं में गठबढ़ हो सकती है, मतलब एक पौधा रख के 3 या 4 पौधों को उखाड़ दिया जाता है, फिर एक पौधा रखा जाता है, फिर उखाड़ दिया जाता है। कभी कभी ज्यादा सूखा पड़ने पर पंक्ति जो कतार होती है, एक कतार को रखा जाता है, दूसरी कतार को उखाड़ दी जाती है, ये इसमें क्या होता है, मैनेज करना होता है। अब यहीं से इसी शुष्क कृषि के अंदर एक और आता है आपका, आपने कभी सुना होगा भूपरिष्करण, भूपरिष्करण। देखो आप सब जानते हो भूपरिष्करण किसे कहते हैं, ये भी आपको टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, लेकिन शुष्क कृषि में भूपरिष्करण की क्रियाएं भी की जाती हैं। भूपरिष्करण होता है मतलब फसल उत्पादन लेने के लिए खेत को तैयार करना, किस प्रकार तैयार कर रहे हैं, किन किन अपने औजार हैं उनका उपयोग ले रहे हैं, वो होता है वैसे सीधा सा भूपरिष्करण। जेन्थ्रो टूल ने ये दिया था, इन्होंने 2 बताए थे इसके, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके अलावा एक ट्रिपलेट अमेरिका के किसान थे कर सकते हैं, उन्होंने ट्रिपलेट जिनका नाम था उन्होंने 0 टिलेज भी दिया था इसको, 0 भूपरिष्करण। अब इस भूपरिष्करण के अकॉर्डिंग शुष्क कृषि के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट रखती है और वो है गहरी जुताई, गहरी जुताई, या इसको आप कह सकते हो ग्रीष्मकालीन जुताई, ग्रीष्मकालीन, या इसको आप और भी कह सकते हो वर्षाकालीन भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, वर्षाकालीन। ये करना बड़ा आवश्यक है। जैसे अपन ने पिछला जो वीडियो था, जो पिछला उसमें अपन ने बात की थी कि राजस्थान में जो मानसून काल होता है वो कल ही अपन ने बात की थी 40 से 80 दिन का होता है। इस 40 से 80 दिन के अंदर लगभग जो वर्षा होती है उसका बहुत सारा जल अपने को प्राप्त हो जाता है, कितने दिनों में, 40 से 80 दिनों के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको अपन ने वर्षाकालीन जुताई कहा है, और ये इसको गहरी जुताई भी कहा है और इसको ग्रीष्मकालीन जुताई भी कहा है। इसके फायदे बड़े हैं गहरी जुताई के। एक तो आपके जो खरपतवारों के जो नीचे बीज रह जाते हैं वो गहरी जुताई के कारण ऊपर आ जाते हैं, तो ताकि वो ताप से नष्ट हो सके या पक्षियों द्वारा उनको खा लिया जाता है। या जो हानिकारक कीट होते हैं उनके जो अंडे हैं या जो प्यूपा है वो भी क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है, जिनको आसानी से क्या कर लेते हैं, ये पक्षी खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वर्षाकालीन मतलब इस समय वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है और अपन को नमी बनाए रखनी है, तो जुताई करेंगे तभी क्या होगी, नमी बनी रहेगी, क्योंकि गहरी जुताई करते ही अपनी जो जल को शोषण करने की क्षमता होती है मृदा की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए, वर्षाकालीन जुताई या गहरी जुताई भी हमेशा इसके अंदर करनी चाहिए। ठीक है बेटा जी, ये हुआ आज का अपना टॉपिक शुष्क कृषि। अब अपन ने लिया ही है भूपरिष्करण, तो ये नेक्स्ट जो वीडियो डलेगा उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, भूपरिष्करण। ठीक है बेटा जी, जो भी है आप बताना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।